हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम कन्फर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन पहले से ही बना रखा है और यहाँ पर हम ये देखें कि मैंने ये इथेन का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो इथेन के अंदर ये दोनों sp3 कार्बन है और इन दोनों sp3 कार्बन पर 3 H एटम्स हैं और इस कार्बन पे भी 3 H एटम्स हैं और ये दोनों टेट्राहेड्रल हैं। अब यह कार्बन कार्बन बॉन्ड पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इस फ्री रोटेशन की वजह से इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बनते हैं, कन्फर्मर्स बनते हैं, जिनको हम रोटामर्स भी बोलते हैं। तो मैं ये एग्जांपल से अभी एक्सप्लेन करता हूं कि ये पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इस वजह से कार्बन कार्बन एक्सिस पर फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है। यानी मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप ये देखो, जैसे ये मेरे पास दो पेपर हैं, इन दोनों पेपर्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी मैंने एक ही पेन डाल रखा है इसमें। अब मैं है ना, ये देखो आप, तो दोनों अपने लेवल पर फ्री रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं इसमें एक पेन और डाल दूं, यानी इसको मैं डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने इसको डबल बॉन्ड से बॉन्डेड किया तो देखो अब ये फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एल्कीन और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से एल्कीन और एल्काइन में दोनों कार्बन अपनी जगह फिक्स हैं, अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं कर सकते हैं। पर एल्केन के केस में क्या होता है, एल्केन के केस में ये होता है कि कार्बन कार्बन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से ये इस तरह से फ्री रोटेशन कर सकते हैं। तो इस फ्री रोटेशन से कुछ डिफरेंट आइसोमर्स या डिफरेंट अरेंजमेंट क्रिएट होते हैं, उनको हम रोटामर्स या कन्फर्मर्स बोलते हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इक्लिप्स्ड है, स्क्यू है और स्टगर्ड है। तो इथेन के 3 कन्फर्मर मिलते हैं हमारे पास, इक्लिप्स्ड, स्क्यू और स्टगर्ड। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसको 3D में ही हम समझ पाएंगे। तो ये देखो आप, ये इथेन का जो स्ट्रक्चर है, तो यहां पर ये जो तीनों मार्कर हैं, अब आप यह ध्यान दें, पहले सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं, ये जो इन मार्कर्स के जो केप हैं, आप उनको हाइड्रोजन अज्यूम कर लो। इन मार्कर्स के जो केप हैं, ढक्कन है, इनको आप हाइड्रोजन अज्यूम कर लो। और इस एक कार्बन को मैंने पकड़ रखा है और दूसरा ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन पर भी इस तरह से, इस कार्बन पर भी इस तरह से 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन को आप इमेजिनेशन में ले आओ। ठीक है, यानी कुल मिला के यहां पर मेरा एक हाथ और होता तो मैं 2 और मार्कर लगा के बता सकता था। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा और एक हाइड्रोजन यहां होगा। तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन, उसी तरह से इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। यानी जो अरेंजमेंट आप नीचे वाले कार्बन का देख रहे हो वही इस ऊपर वाले कार्बन का है। यहां से क्लियर ही है। और ये जो ब्लू पेन है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब फ्री रोटेशन का मतलब ये हुआ। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर इक्लिप्स्ड होता है। इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन है, और नीचे वाला जो कार्बन है, नीचे वाला कार्बन और हाइड्रोजन और ऊपर वाला कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों बॉन्ड एक सीध में है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी तरह से इसका भी होगा और इसी तरह से यह भी होगा। यानी ब्लैक मार्कर के सामने यहां ब्लैक मार्कर है, अब यहां ब्लू मार्कर के सामने ऊपर वाला ब्लैक मार्कर है और रेड मार्कर के सामने ऊपर वाला ब्लैक मार्कर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम इक्लिप्स्ड कहेंगे। अब जब मैं इसके अंदर हम जब इसको इस तरह से देखेंगे, अब मैं है ना इसको आपको यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, अब मैंने ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है। यानी इक्लिप्स स्ट्रक्चर में क्या हुआ, इक्लिप्स स्ट्रक्चर में जो नीचे वाले कार्बन के तीनों CH बॉन्ड है और ऊपर वाले कार्बन के जो तीनों CH बॉन्ड है वो आमने सामने हैं।
अब अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो आपको क्या कितने कार्बन दिखेंगे? एक ही कार्बन दिखेगा। ये फ्रंट वाला कार्बन दिखेगा, बैक वाला कार्बन नहीं दिखेगा, क्योंकि बैक वाला कार्बन फ्रंट वाले कार्बन से इक्लिप्स्ड हो गया, मतलब फ्रंट वाले कार्बन ने बैक वाले कार्बन को छुपा लिया है। इसी तरह से ये फ्रंट के जो तीनों H एटम है, ब्लैक वाले, ब्लू वाले और रेड वाले, ब्लैक वाले, ब्लू वाले और रेड वाले, इनके जस्ट पीछे वापस 3 H एटम है, लेकिन वो भी आपको नहीं दिखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं जो आगे वाला मिथाइल ग्रुप है उसने पूरी तरह से पीछे वाले मिथाइल ग्रुप को ढक लिया है, छुपा लिया है, इक्लिप्स कर लिया है। ठीक है, तो इस वजह से केवल अगर हम इस फ्रंट से इस तरह से देखेंगे, जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, तो आपको केवल 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन दिखेगा। और इस तरह के कन्फिगरेशन को हम इक्लिप्स्ड कन्फिगरेशन कहते हैं। दिस कन्फिगरेशन इज कॉल्ड इक्लिप्स कन्फिगरेशन। अब इसके अंदर ये जो तीनों, ये वाला जो कार्बन है, ये जो आपको फ्रंट में दिख रहा था, इस कार्बन के बैक साइड में एक कार्बन है, ये तीनों CH बॉन्ड है, ये तीनों CH बॉन्ड है, ये जो तीनों ब्लैक लाइंस दिख रही है ये तीनों CH बॉन्ड है। और इन तीनों CH बॉन्ड के जस्ट पीछे 3 CH बॉन्ड है, वो भी इक्लिप्स्ड है। इस वजह से क्या होता है, जो व्यूअर है उसको केवल 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और पीछे वाले 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे छुप गए हैं। तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम इक्लिप्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और इसका ये वाला जो प्रोजेक्शन है, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन ने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। अब क्या होगा, फ्री रोटेशन है। तो अब हम ये देखें, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये बहुत ही वेल क्लियर है कि जब हम इसको 3D में देख रहे हैं तो वो ऐसा है, और जब हम इसको 2D में इस तरह से देखेंगे, इस तरह से हमने जब देखा इसको, 1 मिनट में थोड़ा सा सेट कर लूं हाथ में, तो इस तरह से हम जब देखते हैं इसको, ये देखो आप, तो ये जो तीनों H एटम है बेटा, ये तीनों H एटम इस तरह से हैं। ठीक है, और फिर 3 आपके पीछे हैं, इस तरह से है। तो अब इस केस में पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अगर इसको थोड़ा सा भी रोटेट कर दूं, मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा भी क्या कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी रोटेट कर दूं, थोड़ा सा भी रोटेट करने से क्या हो जाएगा, पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन दिखेंगे, पीछे वाला कार्बन तो नहीं दिखेगा। यानी इस कार्बन के पीछे कार्बन है वो तो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन इन तीनों फ्रंट वाले हाइड्रोजन के पीछे जो नीचे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन है वो दिखने लग जाएंगे अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूं। यानी मैंने क्या किया, ये देखो, ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर को हल्का सा रोटेट किया, हल्का सा रोटेट करूंगा तो आपको देखो पीछे वाला जो ब्लैक मार्कर है वो भी दिखने लग गया। ठीक है, यानी पीछे वाले तीनों हाइड्रोजन आपको दिखने लग जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम स्क्यू स्ट्रक्चर कहेंगे। अब आप इसमें अगर हम जब 2D में जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2D में क्या हो जाता है, ये तीनों फ्रंट वाले हाइड्रोजन एक दूसरे से 120 के एंगल पर हैं। तो उसी तरह से पीछे वाले हाइड्रोजन, पीछे वाले जिनको मैंने रेड से डिनोट कर रखा है, जो पीछे वाले हाइड्रोजन है, पीछे वाले CH बॉन्ड है, वो भी एक दूसरे से 120 के एंगल पर है, लेकिन एक दूसरे के पीछे होने की वजह से पीछे वाले तीनों रेड लाइंस हमको नहीं दिख रही। अब मैंने थोड़ा सा इसको यहां से पकड़कर, मैंने क्या किया, यहां से पकड़कर इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया तो पीछे वाले दिखने लग गए। ठीक है, अब ये रोटेशन हुआ तो अब क्या होगा, ये आगे वाला हाइड्रोजन है और ये पीछे वाला हाइड्रोजन है, और आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन अब दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अब इक्लिप्स स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो हम इस स्ट्रक्चर को स्क्यू बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कन्फर्मर, एक रोटामर्स और भी है जिसको हम स्टगर्ड बोलते हैं। अब मैं इसको और रोटेट करके एग्जैक्ट 60 डिग्री पे ले आऊं। एग्जैक्ट कितने पे ले आऊं बेटा, ये 90 डिग्री भूल से गलत लिख दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों दिख गए, ये तीनों दिख रहे हैं। यानी ये दोनों में तो क्या है, मिथाइल ग्रुप, पीछे वाला मिथाइल ग्रुप और आगे वाले मिथाइल ग्रुप का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं है। तो आगे वाला मिथाइल ग्रुप, पीछे वाला, आगे वाला मिथाइल ग्रुप और पीछे वाले इक्लिप्स नहीं है, यहां इक्लिप्स्ड है। इक्लिप्स का मतलब क्या हुआ, आगे वाले मिथाइल ग्रुप ने पीछे वाले मिथाइल ग्रुप को पूरी तरह से ढक लिया है, क्योंकि आगे वाले मिथाइल ग्रुप का जो अरेंजमेंट है वैसा का वैसा पीछे वाले का है,
और इसमें हमने क्या किया, पीछे वाला जो ग्रुप है, पीछे वाले को हमने थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया है। रोटेट करने से क्या हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हमने जैसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया। रोटेट करने की वजह से क्या हो गया, 2D के अंदर हमारे को पीछे वाले हाइड्रोजन दिखने लग गए। ठीक है, अब लेकिन अगर हम ये रोटेशन एग्जैक्ट 60 डिग्री का कर दें, ये रोटेशन पीछे वाले जो ये रोटेशन है, इस रोटेशन को हमने एग्जैक्ट कितना लिया बेटा, 60 डिग्री ये है। तो अगर मैंने ये वाला जो रोटेशन है, ये वाला जो है, अब मैं ये इक्लिप्स्ड है, थोड़ा सा रोटेट किया तो स्क्यू, और यहां से इसकी ये इक्लिप्स्ड है। अब इक्लिप्स स्ट्रक्चर में ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें मैंने नीचे वाले कार्बन को तो कस के पकड़ लिया और ऊपर वाले कार्बन को 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। कितने पे रोटेट कर दिया, एग्जैक्ट 60 डिग्री। तो आप देख लो पीछे वाला जो ब्लू मार्कर है वो आगे वाले रेड और ब्लैक मार्कर के बीच में आपको दिखेगा, लेकिन 2D में स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। तो अब आपको समझ में आ गया स्टगर्ड क्या है। स्टगर्ड स्ट्रक्चर के अंदर पीछे वाले हाइड्रोजन, ठीक है, और आगे वाले हाइड्रोजन का जब 2D में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा आएगा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का आएगा। तो जब, और अब इस एंगल को हम डाइहेड्रल एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस एंगल को हम डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, या फिर टॉर्सनल एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्सनल, TORSNAL, टॉर्सनल एंगल भी कहते हैं। तो टॉर्सनल एंगल और डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, ये एंगल 60 डिग्री का होता है। कितना होता है ये एंगल 60 डिग्री का होता है। किस केस में, स्टगर्ड केस के अंदर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इक्लिप्स के अंदर डाइहेड्रल एंगल अगर आपसे कोई पूछे कितना है तो 0 डिग्री का है। इक्लिप्स के अंदर अगर आपको डाइहेड्रल एंगल पूछे तो इक्लिप्स के अंदर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का है। स्क्यू के अंदर डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री। अगर ऐसा कोई कंफर्मेशन है जिसके अंदर डाइहेड्रल एंगल मतलब आगे वाला हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन का 2D के अंदर ये वाला एंगल, ठीक है, तो इस एंगल को हम डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। अगर डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 60 डिग्री से कम है तो हम स्क्यू अरेंजमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू अरेंजमेंट बोलते हैं, स्क्यू रोटामर बोलते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं। ये सारे एक तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैं। एक तरह से क्या, ये सारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्लासिफाई होते हैं, कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे इक्लिप्स को डिफाइन करो तो आप बोलोगे इक्लिप्स इज अ अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ एल्केन इन विच डाइहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री। स्क्यू इसमें लिखोगे आप 0 डिग्री से ज्यादा है एंगल बट 60 डिग्री से कम है। और जब एग्जैक्ट 60 डिग्री हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्टगर्ड स्ट्रक्चर। ये भी 60, सारे 60 के एंगल हो जाएंगे। अब हम यहां पर इक्लिप्स, स्क्यू और स्टगर्ड में कंपैरिजन करें तो ये डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज हो रहा है। ये देखो डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज हो रहा है। अब डाइहेड्रल एंगल इंक्रीज होने से मैंने लिखा है रिपल्शन अमंग CH बॉन्ड डिक्रीज, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देखो इसमें कि जब जो इक्लिप्स है उसमें जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर है बेटा, इक्लिप्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो रेड मार्कर है और ऊपर वाला जो ब्लैक मार्कर है, इन दोनों के ये वाला CH बॉन्ड और ये ऊपर वाला CH बॉन्ड, ये आमने सामने, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। तो ब्लैक वाला मार्कर और ये ऊपर वाला ब्लैक मार्कर और नीचे वाला रेड मार्कर आमने सामने, और ये मार्कर नहीं है, यहाँ CH बॉन्ड है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच में, यानी इक्लिप्स के अंदर इक्लिप्स के अंदर क्या होगा, इस कार्बन के जो ये CH बॉन्ड है और इस कार्बन के जो CH बॉन्ड है वो बिल्कुल आमने सामने है।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा। इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन करेगा। तो दोनों मिथाइल ग्रुप के जो CH बॉन्ड है उनमें स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन की वजह से इस इक्लिप्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर यही हम इस फॉर्म में आ गए तो अब आगे वाले ये वाला CH बॉन्ड और ये वाला CH बॉन्ड आमने सामने नहीं है, बिल्कुल आमने सामने नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब रिपल्शन तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली इक्लिप्स से कम होगा, कंपैरेटिवली इक्लिप्स से कम होगा। यानी अब क्या हो गया, अब ये हो गया इन दोनों के बीच में ये इक्लिप्स की पोजीशन है, ये वाली देखो आप, ये इक्लिप्स की पोजीशन है, ठीक है। सॉरी ये स्टगर्ड की पोजीशन है, स्टगर्ड की पोजीशन है। तो स्टगर्ड की पोजीशन में तो क्या है, बॉन्ड नीचे वाले CH बॉन्ड और ऊपर वाले CH बॉन्ड एक दूसरे से आमने सामने नहीं है, तो आमने सामने वाला एकदम जो फ्रंट रिपल्शन है वो नहीं मिलेगा। रिपल्शन तो होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल है। अब मैं अगर स्टगर्ड को इक्लिप्स में कन्वर्ट करूंगा तो यहां एक स्ट्रेन फील होगा मुझे। क्यों? क्योंकि स्टगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो नीचे वाले जो तीनों CH बॉन्ड हैं, नीचे वाले जो तीनों CH बॉन्ड हैं वो ऊपर वाले CH बॉन्ड को, ठीक है, अपने फ्रंट में आने से रोकेंगे, अपने फ्रंट में आने से रोकेंगे। यानी जैसे मैं यहां से यूं कर रहा हूं तो नीचे वाले रेजिस्ट करेंगे, नीचे वाले जो CH बॉन्ड हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऊपर वाले CH बॉन्ड हमारे बिल्कुल फ्रंट में खड़े हो जाएं, क्योंकि आपसी रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, म्यूचुअल रिपल्शन आ जाता है। इसीलिए ये स्टगर्ड फॉर्म में रहना पसंद करता है। तो इसका मतलब मेरे को स्टगर्ड को अगर इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मेरे को थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, मेरे को थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देके और स्टगर्ड को इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनर्जी किसके अगेंस्ट देनी पड़ेगी, जो नीचे वाले बॉन्ड उसको रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे आपको कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, तो अब आपको कोई रिपेल कर रहा है, आपको कोई धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। अब आपको जो पुश कर रहा है आपको उसके तरफ ही जाना है, तो आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आप उस फोर्स उस डायरेक्शन में जा पाओगे। तो इसी तरह से यहां पर भी यही है, ठीक है। जैसे कोई डोर आपकी तरफ आ रहा है तो अब आपको तो आप क्या करोगे, उसको यूं करोगे, एनर्जी दोगे, फिर आगे जा पाओगे। तो यहां पर भी यही है कि ये नीचे वाले जो CH बॉन्ड हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऊपर वाला CH बॉन्ड हमारे सामने आ जाए, हमारे फ्रंट में आ जाए, क्योंकि रिपल्शन से बचना है। तो उस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी होती है 12.5 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सल एनर्जी। यानी कहने का मतलब स्टगर्ड को जब हम इक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टगर्ड को जब हम इक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं ऐसे रोटेट करके, ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी अगर मेरे पास 1 मोल स्टगर्ड कन्फिगरेशन है, उसको 1 मोल इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को एक एनर्जी देनी पड़ेगी इस रिपल्शन को फेस करने के लिए, और वो है 12.5 किलो जूल पर मोल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड टॉर्सल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड टॉर्सनल एनर्जी। और ये जो स्ट्रेन क्रिएट हुआ, ठीक है, इस स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। अब यहां पर हमारे को एक और, अब हमारे को कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये जस्ट समझाने के लिए बताया है कि ये स्टगर्ड फॉर्म है तो ज्यादा स्टेबल है, एनर्जी लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। तो इसकी ये जो स्टगर्ड फॉर्म है, इस स्टगर्ड फॉर्म की एनर्जी कम है। अब इस स्टगर्ड फॉर्म की एनर्जी कम है। अब मैं इस स्टगर्ड को एनर्जी दे रहा हूं, इस स्टगर्ड को मैं एनर्जी दे रहा हूं, मतलब कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन कर रहा हूं। कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए एक कार्बन को नीचे से पकड़ रखा है, एक कार्बन को नीचे से पकड़ के ऊपर वालों को रोटेट कर रहा हूं। तो पहले तो स्क्यू कन्फिगरेशन मिलेंगे और फिर इक्लिप्स बन जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं एनर्जी देता जा रहा हूं, ये एनर्जी देते जा 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी दिया, तो ये पूरा का पूरा 1 मोल स्टगर्ड 1 मोल इक्लिप्स में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं अगर 1 मोल इक्लिप्स्ड 1 मोल स्टगर्ड में कन्वर्ट होगा तो वापस 12.5 किलोजूल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये मैंने एक रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो ये हो जाएगी टॉर्सनल एनर्जी, ठीक है। ये हो गए हमारे टॉर्सनल एंगल और डायहेड्रल एंगल। तो मेरे हिसाब से अभी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कन्फर्मेशंस क्या है, कन्फर्मेशंस को हम क्यों रोटेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, रोटामर्स बोलते हैं, और ये सारे के सारे एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल सेम होता है, एटम और ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। एटम और ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये तीनों के तीनों इथेन मॉलिक्यूल हैं, पर इन तीनों के तीनों इथेन मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है स्पेस के अंदर। एक इक्लिप्स्ड स्टीरियो आइसोमर, दूसरा स्क्यू स्टीरियो आइसोमर, तीसरा स्टगर्ड स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। अब स्टीरियो आइसोमर में भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म के कौन से क्लास में आते हैं, तो वो हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, अब उसमें वापस चेन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। उसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, जो अभी हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। यहां आपको कन्फर्मेशन से मतलब है, आपको कन्फर्मेशन समझ में आ गए होंगे। अब ये सारे एल्केन्स के मिलेंगे। अब अगर मैं इसी तरह से, हाँ एक पॉइंट और, अब आपका हो सकता है क्वेश्चन ये है कि सर इथेन का कौन सा फॉर्म मिलेगा। तो हमको रूम टेम्परेचर पर अगर हमारे पास इथेन गैस है, रूम टेम्परेचर पर अगर हमारे पास इथेन गैस है, तो उस इथेन गैस के जो तीनों ये कन्फर्मर्स है, ये सारे रोटामर्स टुगेदर होंगे, उस मिक्सचर में होंगे। क्योंकि ये 12.5 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है ये बहुत कम है, ठीक है। यानी ये जो एनर्जी है ये रूम टेम्परेचर पर जब ये इथेन गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करते हैं तो इससे ज्यादा एनर्जी तो वो एक दूसरे में वैसे ही ट्रांसफर कर देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उस लिक्विड को मैंने इस रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या वो लिक्विड एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पर? तो आपका आंसर होगा नो सर, क्योंकि रूम टेम्परेचर एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता ही है। इसका मतलब वो लिक्विड हमेशा ही एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से तो अधिकतर मोस्टली हमारे जनरल एल्टीट्यूड्स पे ज्यादा ही रहता है, तो वो हमेशा वेपर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वही तरह का, उसी तरह की बात मैं यहां कह रहा हूं कि इथेन गैस का जो सैंपल होगा उसमें इन तीनों का मिक्सचर होगा, और ये तीनों कन्फर्मेशन लगातार एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, ये लगातार एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ये इसमें बदला, ये इसमें बदला, ये इसमें बदला, ये इसमें बदला, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, तो जब ये इथेन के मॉलिक्यूल एक दूसरे को आपस में कोलाइड करते हैं, तो जब ये आपस में कोलिजन करते हैं तो इससे ज्यादा एनर्जी तो वो एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, तो ये घूमते ही रहते हैं। जैसे हम फैन का स्विच ऑन कर दें, तो फैन का स्विच ऑन करने के बाद फैन किस तरह से लगातार घूमता ही रहता है, उस तरह से ये कन्फर्मेशंस एक दूसरे में लगातार चेंज होते रहते हैं। आपने देखा इक्लिप्स पलक झपकते वो स्टगर्ड या स्क्यू में कन्वर्ट हो गया, आपने देखा स्टगर्ड, वो स्टगर्ड इमीडिएटली इसमें या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे में तेजी से कन्वर्ट होते रहते हैं। इसीलिए किसी भी सैंपल में रैंडम फ्रिक्शन के अंदर तीनों का फ्रिक्शन रैंडम होता है, किसी भी सैंपल में तीनों का मिक्सचर एक साथ मिलता है, मेरे कहने का मतलब ये है। और वो लगातार एक दूसरे में बदलते रहते हैं, कोई भी एक स्टेबली एग्जिस्ट नहीं करता है, तीनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं। इसलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन तीनों आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये बुक का क्वेश्चन भी है, तो यही आंसर लिखना है हमको। अब ये
इसके अंदर ये कंफर्मेशंस ब्यूटेन के भी बनते हैं। तो ब्यूटेन में क्या हो गया बेटा, एक CH3 इधर आ गया तो एक CH3 इधर आ गया। अब यहां पर भी उस तरह से हो जाएगा कि अब यहां एक H की जगह CH3 ले लो। अब इसमें फिर क्या हो जाता है कि एक से ज्यादा कंफर्मेशंस मिलते हैं, जो मैं आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H और H के पीछे H, तो उसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो यहां इक्लिप्स्ड दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, इक्लिप्स्ड के दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक तो फुल्ली, ब्यूटेन की बात कर रहा हूं मैं, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ब्यूटेन का फुल्ली इक्लिप्स्ड मतलब CH3 के पीछे CH3, H के पीछे H, H के पीछे H। ये कार्बन हमारे बीच वाले टारगेट कार्बन हो गए। यानी यहां पर ये C1 कार्बन, ये C2, ये C3, ये C4, ठीक है ना। तो C2 कार्बन का CH3 और C3 कार्बन का CH3 एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे तो फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर ये वाला C4 वाला यहां नहीं होके, इसके अलावा यहां नहीं होकर यहां पर हो या फिर यहां पर हो, चाहे यहां पर हो चाहे यहां, तो वो इक्लिप्स्ड तो है लेकिन हम उसको बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो समझ में आ गया, ब्यूटेन के केस में फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शियली इक्लिप्स्ड का कंसेप्ट। फुल्ली इक्लिप्स्ड कब बोला जाएगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड तब बोला जाएगा जब इस CH3 के पीछे ये वाला CH3 होगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड के पीछे ये होगा, इस CH3 के पीछे H, ये इसके पीछे H, इस H के पीछे CH3। तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों CH3 के बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, वो बिल्कुल ये CH3 का बहुत ज्यादा रिपल्शन इस CH3 को फेस करना है और इस CH3 का बहुत ज्यादा रिपल्शन इस CH3 को फेस करना है। यानी दोनों का म्यूचुअल रिपल्शन एक दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसका फुल्ली, ब्यूटेन का जो फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। इसी तरह से यहां पर भी है ना, इसक्यू भी दो तरह के मिलेंगे, CH3 यहां हो और यहां हो, या फिर एक बार CH3 इधर हो एक बार इधर हो। तो अब जब इसमें भी स्टगर्ड में भी दो मिलेंगे, एक एंटी स्टगर्ड मिलता है। एंटी स्टगर्ड क्या होगा ब्यूटेन के केस में, एंटी स्टगर्ड, ब्यूटेन के केस का एंटी स्टगर्ड ये होगा, यहां CH3 और यहां CH3। जब ये CH3 और ये CH3 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंटी स्टगर्ड। और अगर ये CH3 और ये CH3 है तो इसको बोलेंगे सिंपली स्टगर्ड। तो यहां इक्लिप्स्ड भी दो तरह के मिलेंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड यानी इस CH3 के पीछे ये CH3, और सॉरी फुल्ली इक्लिप्स्ड इस CH3 के पीछे ये CH3, और पार्शियली इक्लिप्स्ड का मतलब ये CH3 यहां नहीं होके यहां हो गया या यहां हो गया, यानी CH3 के पीछे CH3 नहीं है, ठीक है, पर इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है। और जब CH3 के पीछे CH3 है तो फुल्ली इक्लिप्स्ड, तो ये फुल्ली इक्लिप्स्ड हो गया। अब फुल्ली इक्लिप्स्ड से को मैं अगर थोड़ा 60 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये बन जाएगा स्टगर्ड। और स्टगर्ड में भी दो तरह के स्टगर्ड होते हैं कि दोनों नेबर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री पे दोनों मिथाइल ग्रुप हो। जब डाइहेड्रल एंगल दोनों मिथाइल वाले, ये दोनों जो मिथाइल वाले हैं बॉन्ड, कार्बन मिथाइल के ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इस पे डाइहेड्रल एंगल 60 हो तो स्टगर्ड। और अगर ये डाइहेड्रल एंगल इस मिथाइल और इस मिथाइल वाले के बीच में, ये पीछे वाला मिथाइल है, ठीक है, तो अगर ये 180 के एंगल पर हो तो एंटी स्टगर्ड। समझ में आ गया। तो एंटी स्टगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ब्यूटेन के केस में सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल फुल्ली इक्लिप्स्ड, सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल एंटी स्टगर्ड, ठीक है। तो ये तो मैंने ब्यूटेन का क्लियर किया, लेकिन आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ब्यूटेन का हमारा सिलेबस में नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर भी मैंने आपको डिस्कस किया है ब्यूटेन के बारे में थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फुल्ली इक्लिप्स्ड, स्टगर्ड और एंटी स्टगर्ड। अच्छा, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कितने कन्फिगरेशन है, सॉरी कितने कन्फर्मेशन है, तो 3, इक्लिप्स, स्क्यू, स्टगर्ड, टाइप। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, एक इक्लिप्स होगा, दूसरा स्क्यू होगा, तीसरा स्टगर्ड होगा। हाउ मेनी नंबर्स? इनफाइनाइट। यहां बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन करते वक्त कि इथेन के कितने कन्फर्मेशंस मिलेंगे? इनफाइनाइट। कितने टाइप के मिलेंगे? 3 टाइप के, इक्लिप्स, स्क्यू, स्टगर्ड। इनफाइनाइट कैसे? ऐसे बेटा, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से के बाद अगर
0.1 डिग्री वाला भी है तो भी स्क्यू है, 0.2 डिग्री वाला है तो भी स्क्यू है, 0.22 डिग्री वाला है तो भी स्क्यू है, 0.23 डिग्री वाला भी है तो 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो एंगल है वो इनफाइनाइट एंगल है। 0.00000001 डिग्री का एंगल है तो भी स्क्यू है, 0.1 डिग्री का एंगल है तो भी स्क्यू है, 59.999 डिग्री का है तो भी स्क्यू है। तो इसका मतलब स्क्यू इनफाइनाइट मिलेंगे। अब एक 360 के रोटेट में 3 बार इक्लिप्स आएगा, एक 360 के रोटेट में 3 बार स्क्यू आएगा, इनफाइनाइट बार सॉरी एक 360 के रोटेशन में, यानी एक बार मैंने पूरा घुमाया, ठीक है, तो इक्लिप्स 3 बार रिपीट होगा, स्क्यू इनफाइनाइट बार रिपीट होगा, ये भी 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा, बस कंसेप्ट समझ में आ चुका है, अब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये स्टगर्ड है, सॉरी ये इक्लिप्स्ड है, ठीक है। अब मैं इसको घुमा रहा हूं बेटा, इसको 360 पे घुमा रहा हूं। कितने पे घुमा रहा हूं? 360 पे। चलो ये अब देखो, समझने के लिए मैंने ब्लैक के नीचे ब्लैक कर दिया, तो ये है 0 डिग्री, अब मैंने ये हुआ 60 डिग्री, ये हुआ वापस 120, तो 120 डिग्री पे दूसरा इक्लिप्स आ गया, फिर अब ये वापस स्टगर्ड आ गया, ये वापस ये आ गया हमारा इक्लिप्स्ड, फिर ये घुमाऊंगा स्टगर्ड और ये घुमाऊंगा वापस, हमारे पास क्या आ गया? ब्लैक के आगे ब्लैक, तो ब्लैक के आगे ब्लैक, तो इक्लिप्स 3 बार आया ना, इस पूरे 360 का रोटेशन लिया मैंने यहां से घुमाना चालू किया, ठीक है, मैंने यहां से घुमाना चालू किया बेटा, ये देखो, तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखो सामने देखो, ब्लैक के आगे ब्लैक है, इक्लिप्स नंबर 1, फिर ये 120 पे आया इक्लिप्स नंबर 2, ये फिर इक्लिप्स नंबर 3, रेड के आगे रेड, और ये इक्लिप्स नंबर वापस, ये तो ओरिजिनल आ गया, वही आ गया, ठीक है। तो कितने इक्लिप्स आए? ब्लैक के आगे ब्लैक, ब्लू के आगे ब्लू, ब्लैक के आगे ब्लैक, फिर मैंने इधर किया तो ऊपर वाला ब्लैक, नीचे वाला ब्लू, ऊपर वाला ब्लैक, नीचे वाला रेड। तो हम जब इसको पूरा घुमा देंगे तो इक्लिप्स 3 बार रिपीट होगा, यानी इसको मैं पूरा 360 पे लाऊंगा तो इक्लिप्स 3 बार आएगा, इसी तरह से स्टगर्ड भी 3 बार आएगा, लेकिन स्क्यू इनफाइनाइट बार आएंगे। तो ये पॉइंट देख लेना आप। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर एक दो छोटे मोटे डाउट हो तो आप जिस टीचर से कनेक्ट है केमिस्ट्री के, उनसे थोड़ा डिस्कस कर लो, ठीक है। अब मैं ये कुछ मैंने स्लाइड्स बना रखी है नोट्स बनाने के लिए, जो 12th में स्टूडेंट है और वो रिवीजन पर्पस से देख रहे हैं, तो उनके लिए तो ये इतनी क्लास इनफ है। हाँ, अब इसमें और जो स्टूडेंट ड्रॉपर हैं उन्होंने बस इससे ज्यादा नहीं देखना है उनको, और जो 11th वाले हैं उनको एग्जाम में क्या लिखना है, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स दी है, मैं उनको रीड नहीं करूंगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये देखो, कंफर्मेशन ऑफ इथेन इन, ठीक है, ये आपको खुद ही रीड करना है पोस्ट करके। और यहां पर मैंने ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये दे दिया मैंने, बता दिया। तो ये देखो इक्लिप्स स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कॉपी पेस्ट किया है मैंने, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, ये डाइहेड्रल एंगल, ये जो ब्लू वाले लाइंस दिख रहे हैं ये पीछे वाले हाइड्रोजन है, ये आगे वाले हैं। आप इससे भी समझ सकते हो बेहतर, एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टोर्शन और डाइहेड्रल एंगल, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है स्टगर्ड में, ये स्क्यू है जो एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 60 से कम होता है, और ये इक्लिप्स के न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इसी तरह से एक 100 हर्ट्ज, तो ये दोनों 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ज्यादा फेमस है, ये 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन है। इसको उसने थोड़ा सा इस तरह से करके बताया है कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इस कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन है इथेन में, और इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, तो ये इक्लिप्स हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये तीनों हाइड्रोजन है और ये तीनों हाइड्रोजन है। अब इन दोनों हाइड्रोजन के जस्ट बीच में यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये स्टगर्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्टगर्ड हो गया, तो इक्लिप्स हो गया, स्टगर्ड हो गया। आगे मेरी बात समझ में? तो ये हुआ हमारा सोर्स प्रोजेक्शन। और इसी तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी मैंने अभी डिस्कस कर लिया, आप इसको पोस्ट करके ढंग से रीड कर लो, समझ में आ जाएगा,
ठीक है, और ये वो 12.5 वाली, और लिखा हुआ है लास्ट में, इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू सेपरेट एंड आइसोलेटेड डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ आइसोमर्स ऑफ इथेन। मैंने क्लियर कर दिया, और कोई डाउट आए तो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी क्लास यही ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एल्केन का आज हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है। मैंने पहले कहा ये सारी क्लासेस मेरी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चल रही है। प्रेजेंट वाली कॉम्पिटिटिव की क्लासेस मैंने अलग से भी बना रखी है, वो हम वो अलग है। आईआईटी एडवांस की क्लासेस अलग ही रहती है, ठीक है। ये खाली एनसीईआरटी है। हाँ, नीट और जेईई मेंस के लिए काफी इफेक्टिव है ये। अब मैं नेक्स्ट क्लास में एल्कीन को डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।